नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे वेदित्व क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमने अपने चैनल पर ज्योग्राफी की एक नई सीरीज स्टार्ट की है। यह सीरीज इसका पहला टॉपिक है ब्रह्मांड। धीरे धीरे हम इसे और स्टैंडर्ड लेवल पर ले जाएंगे और अन्य सभी टॉपिक्स की बहुत ही अच्छे तरीके से जानकारी आपको प्रदान करने की कोशिश करेंगे। मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा दूंगी कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन किसी टॉपिक से रिलेटेड ना रह जाए। तो आइए आज ब्रह्मांड को समझते हैं। ब्रह्मांड में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ब्रह्मांड को पढ़ने से पहले आइए मैं ब्रह्मांड की एक तस्वीर आपको दिखा देती हूँ जो नासा द्वारा जारी की गई थी। इस तस्वीर को देखने मात्र से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ब्रह्मांड कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत ही विस्तृत और बहुत ही विशाल अवधारणा है, जिसको हम थोड़ा बहुत पढ़ के नहीं समझ सकते कि ब्रह्मांड क्या है। फिर भी इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे ये हम आगे देखते हैं। तो ब्रह्मांड से संबंधित कुछ तथ्य। ब्रह्मांड शब्द लैटिन भाषा के यूनिवर्सम शब्द से लिया गया है। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर्वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर्वस्तु, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है। अर्थात ये धरती, आकाश, ये सब कुछ ब्रह्मांड का ही हिस्सा है और ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अभी तक अज्ञात है। ब्रह्मांड के अध्ययन करने वाले स्कॉलर्स ने कुछ अवधारणाएं ब्रह्मांड की प्रतिपादित की हैं। इनमें सभी अवधारणाएं तो नहीं, परंतु ये दो अवधारणाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है जियोसेंट्रिक अवधारणा और दूसरी है हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। जियोसेंट्रिक अवधारणा टॉलमी द्वारा दी गई है। इसके अनुसार पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सूर्य व अन्य ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। यह अवधारणा कुछ समय तक मानी जाती रही और पृथ्वी को केंद्र में रख के अध्ययन किया जाता रहा, जब तक हेलियोसेंट्रिक अवधारणा नहीं आई। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा निकोलस कॉपरनिकस द्वारा दी गई। इसने जियोसेंट्रिक अवधारणा को चैलेंज किया और बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है तथा पृथ्वी, अन्य ग्रह और उपग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। आज तक यही अवधारणा मान्य है तथा इसी अवधारणा के आधार पर सभी खोज, सभी अध्ययन किए जा रहे हैं। अब हम देखेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत। ये सिद्धांत एज इट इज पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया। तो सबसे पहले देखते हैं बिग बैंग सिद्धांत। ये सिद्धांत जॉर्ज लेमेंटेयर द्वारा दिया गया। दूसरा है साम्यावस्था सिद्धांत। ये थॉमस गोल्ड और हरमन बॉन्डी द्वारा दिया गया। तीसरा सिद्धांत है दोलन सिद्धांत। ये डॉक्टर एलन संडेज द्वारा दिया गया। इन तीनों ही सिद्धांत को विस्तृत रूप से जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर बिग बैंग सिद्धांत जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है, इसको हमें विस्तार से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। जैसा कि नीचे लिखा हुआ है कि इन सभी सिद्धांतों में बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार आज से 13.8 अरब वर्ष पूर्व वर्तमान ब्रह्मांड एक अत्यंत सघन एवं अत्यंत उच्च तापमान वाले एकल पिंड के रूप में था, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अब आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाने की कोशिश कीजिए कि आज से 13.8 वर्ष पूर्व ब्रह्मांड ऐसा विस्तृत नहीं था, बल्कि एक पिंड के रूप में था, गोल पिंड, जिसका तापमान बहुत उच्च था और वो बहुत ही सघन था। इस पिंड में एक विस्फोट होता है जिसे बिग बैंग कहा गया और कालांतर में इन्हीं पदार्थों के समूह से ब्रह्मांड व पिंडों तथा आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। कालांतर में इनमें पुनः विस्फोट होता है और उनसे निकले पदार्थों का समूहन हुआ तथा असंख्य तारे बने। इसी प्रक्रिया से आगे ग्रह, उपग्रह आदि का निर्माण हुआ। अर्थात बिग बैंग सिद्धांत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत से ही मानी जाती है तथा इसके अनुसार ब्रह्मांड में अभी भी निरंतर विस्तार जारी है। आगे हम देखते हैं सौरमंडल। सौरमंडल, जैसा कि अभी बताया उस अवधारणा में कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा सभी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य और उसको चक्कर लगाने वाले उसके 8 ग्रह को सौरमंडल कहा जाता है। जैसा कि लिखा हुआ है, हमारा सौरमंडल सूर्य व उसके 8 ग्रहों से मिलकर बना है। ये ग्रह क्रमशः हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखिए नीचे दिए हुए चित्र के अनुसार जो सबसे चमकीला है वो है सूर्य, उसके बाद मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी, मार्स यानी मंगल, बृहस्पति, जुपिटर, सैटर्न, शनि, यूरेनस, अरुण, नेपच्यून, वरुण। अब जो आप सबसे बाद में सबसे छोटा ग्रह देख रहे हैं प्लूटो, ये पहले ग्रह हुआ करता था। 2006 तक इसकी मान्यता ग्रह के रूप में थी, परंतु 2006 के बाद वर्ष 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो की स्थिति को एक बौने ग्रह के रूप में डाउनग्रेड किया और कहा कि क्योंकि यह एक ग्रह होने की सभी शर्तों को पूर्ण नहीं करता अतः इसे ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अब ग्रह होने की सभी शर्तें क्या है, ये हम अगली वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे जब हम ग्रहों का अध्ययन करेंगे। फिलहाल हमारे पास एक सूर्य है, 8 ग्रह हैं और प्लूटो बौना ग्रह है। अब हम जान लेते हैं सूर्य के बारे में। सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसकी परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं तथा सभी ग्रहों की ऊर्जा का स्रोत है सूर्य।
सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। नाभिकीय संलयन से बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है, यही ऊर्जा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। हमारे सौरमंडल का 99% द्रव्यमान अकेले सूर्य में व्याप्त है। सूर्य के सबसे आंतरिक भाग को कोर कहते हैं। एक गोला खींचिए और उसके सेंटर में जो बिंदु रखेंगे वो कोर है। कोर का तापमान होता है 1.5 × 10⁷ देखिए कितना अधिक तापमान है। सूर्य का वह भाग जिसमें सौर पंख पाए जाते हैं, जो अत्यंत प्रकाशित होता है, यह प्रकाश मंडल कहलाता है। अब जो डॉट आपने खींचा था उसके बाद एक सर्कल खींचिए, वो प्रकाश मंडल हो गया। ये इस भाग में सौर पंख पाए जाते हैं और यह अत्यंत प्रकाशित होता है। इसके बाद का जो मंडल है वो हल्का सा लालिमा युक्त होता है और इसे रक्त मंडल कहा जाता है। तथा सूर्य का सबसे बाहरी हिस्सा कैरोना कहलाता है। जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमें सूर्य का वही सबसे बाहरी हिस्सा जिसे कैरोना कहा जाता है नग्न आंखों से दिखाई देता है, तथा यही कैरोना एक्स रेज को उत्सर्जित करता है। तो आज की क्लास में हमने सूर्य तक अध्ययन किया। अगली क्लास में हम ग्रहों और उपग्रहों को समझेंगे। अब तक के लिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर करें।